नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हम हर साल कई सारी भविष्यवाणियां देखते हैं। अलग अलग विद्वान, ज्योतिष, भविष्यवक्ता दुनिया भर में तमाम दावे करते हैं। कोई कहता है अगले साल बहुत बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराएगा, कोई कहता है दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, कोई कहता है बहुत बड़ी सुनामी इस धरती को बर्बाद कर देगी। लेकिन ये सब इतनी बार कहा जा चुका है कि हम लोगों के लिए बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे, जिस चिंता को हमने मुद्दा बनाया है, वो अब तक की सारी भविष्यवाणियों से खतरनाक है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम वाले भारतीय समाज का भविष्य बहुत मुश्किल भरा दिख रहा है। ये हम यूं नहीं कह सकते कि ये चिंता देश के सर्वोच्च न्यायालय से बाहर निकल कर आई है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.एन. भट्टी की एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बहुत गंभीर सवाल पर सबका ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में लोग वसुधैव कुटुंबकम के विचार को मानते हैं, लेकिन आज के दौर में लोगों का अपना परिवार ही टूट रहा है। लोग अपने ही परिवार में एकता बनाए रखने में नाकाम हैं। वक्त के साथ परिवार की सोच खत्म होती जा रही है। अब हर व्यक्ति अकेले ही एक परिवार बनता जा रहा है। देश एक व्यक्ति एक परिवार की ओर बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये देश कितनी तेजी से वन पर्सन वन फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। क्या मौजूदा पारिवारिक व्यवस्था साल 2050 आते आते पूरी तरह दम तोड़ चुकी होगी? और अगर ये खतरा इतना बड़ा है तो आखिर भारत अपने परिवार सिस्टम को कैसे बचाएगा? आज हम लोग में इन्हीं सवालों पर बात। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, सुमित चंदर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, दीपिका भारद्वाज हैं, डायरेक्टर हैं एकम की, निशा खन्ना है, रिलेशनशिप मैनेजर काउंसलर, वी राज्य लक्ष्मी जी हैं, समाजशास्त्री हैं, और सुरेंद्र ग्रोवर पत्रकार हैं, गोविंद राम निवास फाउंडर के ब्लिसफुल ओल्ड एज होम फाउंडेशन में ये रहते भी हैं। पैनलिस्ट पे जाने से पहले ग्रोवर जी, मगर मैं आपसे शुरू करूं, मुश्किल समय गुजर रहा है, ओल्ड एज होम में आप हैं, क्या हुआ आपके साथ? ये चीज शुरू हुई मेरी शादी से। मुझे बिल्कुल धोखे में रख के मेरी शादी हुई। मैं पत्रकार हूँ, उस समय 3,000 रुपये महीना कमाया करता था, और यही मैंने उनको बताया कि मैं 3,000 रुपये कमाता हूँ और मुझे पैरेलल इकोनॉमी चाहिए। दर्शक जो हैं, जो देश की जनता ही समझना चाहेंगे, आप ओल्ड एज होम कैसे पहुंचे? क्या बच्चों ने साथ छोड़ा है? ये बड़ी वजह है। बच्चों को इस तरीके से पाला कि बच्चे अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करने लगे। बड़े मतलब ये यूँ हो गया कि मम्मी छोड़ देते हैं, अपन तो चलते हैं यहाँ से। फिर इन्होंने 2015 जनवरी में, मैं तब तक अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा सेटअप कर चुका था, 15-20 लाख रुपए महीना कमा रहा था, काफ़ी अच्छी पोजीशन में था। ये लोग षड्यंत्र रच के एक साथ मेरे को इन्होंने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। तब ये तय हुआ कि भाई ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आप लोग खुश रहो। हम 4 लोग हैं, 25% जो भी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डेली मेरे अकाउंट के अंदर 25% वो देता। शुरू में 2-4 महीने वो पैसे आते रहे, फिर इनके दिल में बेईमानी आ गई। तो जो बिजनेस था वो बिजनेस भी मैंने गंवा दिया। अपने नाम से नहीं किया था, हमारी मैडम के नाम से था। इन्होंने वो बिजनेस ही बंद कर दिया। जी ग्रोवर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आपने बताया आप इस वक्त ओल्ड एज होम में क्यों रहते हैं। सुमित जी, ये इस तरह के मामले, ये पहला मामला नहीं है, ना आखिर मामला होगा। इस तरह के मामले अदालत में पहुंच रहे हैं, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है कि हम कैसा परिवार अब बना रहे हैं, या किस तरह के फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। और ये अब आम बात है, अदालतों में आप ज़रूर देखते होंगे। ये इस टाइप के केसेस बहुत कॉमन होने लग गए अब। एंड ये भी इश्यूज़ इसलिए भी आते हैं, इनका ऑफ कोर्स रीज़न सबका अलग होता है। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जब पेरेंट्स ने अपने प्रॉपर्टीज़ बच्चों के नाम पे कर दी, प्रॉपर्टीज़ का झगड़ा हो गया बच्चों में, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उन्होंने बच्चों के प्यार में आके, मोह में आके प्रॉपर्टीज़ उनको दे दी। उसके बाद सब कुछ मिलने के बाद, अब वो उनके जाने के बाद उनके पास कुछ देने के लिए अब रहा नहीं,
तो उनका पर्पस बच्चों का जैसे ही फुलफिल हो जाता है, तो कई रीजंस ये भी होते हैं कि उसके कारणवश वो कहते हैं कि जी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, अब आप लोग ओल्ड एज होम में जाइए। बहुत अलग अलग कारण हैं, बट ये कारण अब जाके इतने कॉमन हो गए हैं कि ये सारे केसेस बढ़ गए हैं। जब पेरेंट्स सब कुछ गंवाने के बाद अब वापस कोर्ट में आते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे कोर्ट्स राइट्स, ये लॉ बने हुए हैं। एक है वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, तो वो लॉ को इफेक्ट में लाना, केसेस करना, एंड ऑफ द डे आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। बट ये कानून के प्रावधान है, उसको यूज करना लोगों कानून के ऊपर। प्रावधान क्या कहते हैं सुमित जी, हम इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन निशा आप इनकी हालत देख रही हैं, ये अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हैं, जिस दुख से ये गुजर रहे हैं, आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसे और मामले हैं और आप ऐसे लोगों से डील भी करती रही हैं। किस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से ये माता पिता गुजरते हैं जब उनका परिवार बिखरता है, वजह चाहे कोई भी? देखिए, जब परिवार बिखरता है उसके लिए एक रीज़न नहीं होता। जैसे इन्होंने बोला कि पति पत्नी के संबंधों में खटास थी, मुझे ऐसा लगता है हम अगर इसको एज ए होल फैमिली कंसेप्ट देखते हैं तो फादर का भी एक रोल होता है बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, और वो होता है जब एक आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये जो कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा, क्योंकि मैं फैमिली काउंसलर 23 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस में। तो वहाँ पर आप बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप वर्किंग हैं, फुल टाइम मॉर्निंग से इवनिंग तक जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है घर में स्पेंड करने के लिए। तो घर में बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मदर के साथ, तो बॉन्डिंग मदर के साथ ज़्यादा होती है। चाहे वो खाना खुद बना के दे रही हो या मेड से बनवा के दे रही हो, चाहे PTM मीटिंग्स को मदर अटेंड कर रही हो, तो कहीं ना कहीं फादर का रोल पहले से ही कम हो जाता है। और अगर एज ए मेल हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपने दिल की बात नहीं करते हैं, और घर में बच्चे भी रोज़ झगड़े देख रहे हैं, और घर में अगर एक भी फैमिली मेंबर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, चाहे वो फीमेल हो, मदर हो, चाहे वो फादर हो। इस पर्टिकुलर केस में हम फादर की बात करते हैं, क्योंकि मैं मैरिज काउंसलर, मैंने मदर्स के भी केस देखे हैं, मैंने बच्चों के केस भी देखे हैं जहाँ माँ बाप भी बुरे होते हैं, और ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बहुत बुरे होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि हम टाइम स्पेंड नहीं करते तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनती। आजकल रिलेशनशिप रह गए ट्रांजैक्शनल, मेरी नीड्स क्या है। इवन अगर डिवोर्स भी होता है तो बच्चा उस फादर या मदर के साथ रहना चाहता है जो कमाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मदर कमा रही है तो बच्चा मदर के साथ रह रहा है, फादर के साथ नहीं रह रहा। वाइस वर्सा ऐसे केसेस भी हैं जहाँ कमा रहे हैं जो बच्चा, अगर फादर कमा रहे हैं तो बच्चा जो है फादर के साथ रह रहा है। जब फादर अवेलेबल नहीं है वो अपनी मदर को मिलने चाहता है। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर दोनों तरफ के पेरेंट्स के साथ, एक में फीमेल के साथ रह रहे हैं, एक में मेल के साथ रह रहे हैं। तो हम ये किसी में ही नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट जेंडर, इट्स लाइक आपके रिलेशनशिप में खटास है, आपने उस खटास को कभी रिजॉल्व नहीं किया। और कई बार रीज़न जहाँ पर परिवारों को बैठकर सुलझने की ज़रूरत है। अगर आपने बच्चे के साथ बाउंडिंग नहीं बनाई, आपके पार्टनर के साथ नहीं बनी, तो उसी वक्त उसे रेज करना था, उसी वक्त मैरिज काउंसलर के पास जाते। आज मुझे भी प्रैक्टिस करते 23 साल हो गए, तो फैमिली काउंसलर, फ्री काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं बहुत सारे, वुमेन्स हेल्पलाइन भी है, चाइल्ड हेल्पलाइन भी है। हम कितना अप्रोच करते हैं उन चीज़ों को, और बहुत सारी NGOs इन पर काम करती हैं। तो मेल हो या फीमेल हो, मेरा यही कहना है, माँ बाप को अगर प्रॉब्लम है, बच्चों को अगर प्रॉब्लम है, तो उनको डिस्कस करिए प्रोफेशनल के साथ। परिवार में फैमिली मेंबर्स भी गाइड करते हैं, पर कई बार प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। और रीज़न एक नहीं है, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं रीजंस, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। जब आप ब्लेम गेम में चले जाते हैं, तुम गलत और मैं सही, जबकि शादी में ब्लेम गेम नहीं होता, दोनों गलत होते हैं। कभी आप गलत हो सके, कभी मैं गलत हो सकती हूँ। तो जहाँ हम का कंसेप्ट नहीं रहा, जहाँ पर मैं पत्नी और तुम पति हो, हम माँ बाप नहीं है, हम नहीं है, तो वहाँ पर हालात बुरी हो जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप भी ठीक होते हैं, बच्चे खुद ही वैसा होते हैं, उनके लिए पैसा प्रायोरिटी होता है, करियर प्रायोरिटी होता है, और आजकल तो वो ट्रेंड है ही। ट्रांजैक्शन क्या प्रायोरिटी है, आपने सुना दोनों को, एक वकील हैं, एक काउंसलर हैं, आप रोज़ इस तरह के मामले देख रहे हैं। हमारे फैमिली सिस्टम को, हमारे वैल्यू सिस्टम को वाकई एक तरह से रीबूट करने की इस वक्त ज़रूरत है, हमारे समाज को रीलुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं ये देखना इस वक्त बड़ा इशू है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं इनका एक अकेले का केस नहीं बोल सकती, बट बिकॉज इन जनरल क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत बदलाव आ रहे हैं उसमें। और हम जैसे पहले देखते थे कि एक जॉइंट फैमिली होता था, ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली, बीच में न्यूक्लियर फैमिली आया, अब फिर से जॉइंट फैमिली आया है। क्योंकि अब किस लिए जॉइंट फैमिली आया, अर्बन सिटीज़ में इसलिए आया है
क्योंकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो क्या होता है कि बच्चे अपना सारा जो भी आर्थिक स्थिति जो भी हो, कमाते जो भी है, वो उसे कंप्लीट नहीं होता। मतलब शहरों में घर के लिए और इनकम और सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। इस वजह से फिर से हम लोग जॉइंट फैमिली में आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंस चाहिए होता है, जो वैल्यूज़ चाहिए होते हैं टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, इट्स नॉट देयर। सी, लॉ है, लीगल सिस्टम इज़ देयर, बट लीगल सिस्टम तभी इफेक्टिव हो सकता है जब सोशल फैब्रिक स्ट्रांग हो, जब सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रांग हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल कैपिटल इतना स्ट्रांग नहीं है। कई कारण है। एक कारण ये है कि जैसे कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया। 2, मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग जैसे सब बच्चों के पास, सबके पास, आपके पास स्मार्टफोन होता है, उसमें आपकी रील्स आती हैं जो बहुत रैंडमली होती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो इमोशंस को हम लोग सस्टेन भी नहीं कर पाते। किस व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ, आई एम वेरी इमोशनली डिस्टर्ब, आई कॉल अ फ्रेंड, और वो फ्रेंड से मैं बात कर रही हूँ, सडनली उस फ्रेंड का कोई और कॉल आ जाता है, कुछ और आ जाता है, देन शी से आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तब फिर क्या होता है कि जो आप इमोशनली एक बात कर रहे हो ना, वो वही कट जाती है। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, आप इमोशनली भी पूरी तरह से बात नहीं कर पाते। सेम विद फैमिली मेम्बर्स, जब आप घर पे बैठे हैं ड्राइंग रूम में कुछ बात कर रहे हैं, सडनली किसी न किसी फैमिली मेम्बर का फोन आ जाता है, या आप कोई डिनर पे बात जाते कर रहे हो, हैं, दूसरा फोन आ जाता है, आप डिनर पे जाते हैं एज ए फैमिली डिनर, कहीं ना कहीं 4 फैमिली मेम्बर्स में एक मिनट में या 5 मिनट में किसी का कॉल आ जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। चेंज इस वजह से हो रहा है बिकॉज कंज्यूमरिज्म बहुत है, डिमांड्स बहुत हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, हमारी जो इमोशंस हैं वो इतनी बॉन्डिंग वाली नहीं रह गई हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई हैं। तो जो पहले जॉइंट फैमिली था जिस तरह से था, वो आज जॉइंट फैमिली है, शहरों में है। क्यों? ज़रूरतें ऐसी हो गई हैं। आप देखिए मकान कितना महंगा हो गया है। 4 मेंबर्स अगर एक मकान में रहते हैं, इतनी खर्चे और इतना ज़्यादा हो जाता है, तो लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें, बिकॉज उनका भी पेंशन है, उनकी भी कमाई है या उनका फ्लैट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस तरह से जॉइंटली एक दूसरे के साथ रहना है। वो जो है बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो हम जनरेट नहीं कर पाए। वो गैप है जिसको बहुत है। भरना इस वक्त ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी दीपिका, है। आप ये कॉन्वर्सेशन सुन रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी देखती होंगी, मैं भी देखती हूँ, जब रील्स और शॉर्ट्स कई ऐसे आते हैं, मेरे भी इंस्टा में या फिर यूट्यूब रील शॉर्ट्स में, जहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे एक पिता को पीट रहे हैं, बेटी एक माँ को पीट रही है, या फिर माँ है बच्चे को पीट रही है। सो जो मैम बोल रही हैं कि वी आर लैकिंग इन इमोशन, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे समाज में इस वक्त दिख रहा है। तो हम सब कंज्यूमर्स हैं, बच्चे भी कंज्यूमर हैं, माता पिता कंज्यूमर हैं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई प्यार नहीं आपस में, यही फैमिली है अब। सिकता, हम लोग तो ऐसे मामले हर रोज़ ही देखते हैं। फैमिली एज ए यूनिट में कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक जो मी माई सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, वो सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है। आपकी माँ की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पिता की क्या फीलिंग्स हैं, आपके भाई की बहन की क्या फीलिंग्स हैं, इस फ़ोन ने हमारे को इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कर दिया है कि हमारी दुनिया वो ही कहीं पे बन के बैठ गई है। मुझे बड़ा ख़राब लगता है आजकल बच्चों के लिए भी, खासकर माता पिता के पास टाइम नहीं है। जो बच्चा अगर मेड के भरोसे पल रहा है, कितनी ह्यूमन वैल्यूज़, कितनी इमोशनल वैल्यूज़, कितना बॉन्ड बन जाएगा। अभी मैं एक केस कर रही हूँ, सर को सुन के बहुत ही बुरा लगा, मुझे उनकी याद आ गई। गुणवंत ब्राह्मणिया करके मुंबई में एक 75 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनके बेटी और उनके बेटे ने उनको उन्हीं के बनाए, पूरी ज़िंदगी के बनाए हुए घर से बाहर खदेड़ दिया। बेचारों ने सीनियर सिटीज़न एक्ट में अपील करी, उनको 5,000 रुपये महीना उनके बच्चों को देने के लिए भी बोला। 7 साल हो गए हैं, उनकी बेटी जो है उनके घर के ऊपर जो कब्जा करके बैठी हुई है। क्या हुआ था, उनका डिवोर्स हो रहा था अपनी वाइफ से, तो उनकी बेटी ने नाम जो है अपने करवा लिया, ये कह के उस टाइम पे तो कि फिर पापा अदरवाइज़ मम्मी ले जाएंगी, आप मेरे नाम कर दो। तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में फिर उनको घर से निकाल दिया। रोते हैं वो, हर रोज़ रोते हैं, कहाँ पे दर दर जाके भटके हैं। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको, अतुल सुभाष वाला केस ले लीजिए, 3 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो कहाँ कनेक्ट आएगा, कहाँ एक जो रिस्पेक्ट वाली बॉन्ड होती है, और ये होती है कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स जब पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे को पाला है, ये जब बुजुर्ग हो जाएंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपिका, आप जो होंगे। केसेस बता रही हो बड़े शहरों की कहानी है,
अर्बन एरियाज़ की कहानी है, लेकिन छोटे शहरों में, गांव कस्बों में भी अग्रेशन दिख रहा है माता पिता के प्रति। जी दिखता है हमारे पास, जैसे आपने वीडियोस बताया छोटे छोटे शहरों से भी आ रहे हैं। और सर की कहानी से मैं एक चीज़ और बताऊंगी सकता कि ये जो हस्बैंड वाइफ की कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब वाइफ साइड की फैमिली सोचती है कि ये इंसान बिल्कुल हमारी तरह से चले, मतलब A to Z ये वही करे जो हम चाहते हैं, हमारी बेटी को बिल्कुल भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और ये इसका सबसे बड़ा वो है, उसमें स्लाइट भी डिविएशन हो जाता है तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर कोर्ट में मुकदमा चला जाता है, और छोटे छोटे तबकों से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाम यू वांटेड टू ऐड समथिंग? जी, मैं ये कह रही थी कि छोटे शहरों में, जो छोटे छोटे शहरों में, विलेजेस में हमारे आज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइवलीहुड का। तो वहाँ पे ना लाइवलीहुड नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि आदमी माइग्रेट कर जाता है, मतलब मेल मेंबर माइग्रेट कर जाता है, बिकॉज आजकल हमारे फैमिली में वही कॉन्सेप्ट है कि मेल मेंबर चल जाएगा, फीमेल को फिर फैमिली की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। एंड दैट फीमेल, बिकॉज शी फील्स दैट शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हर वांट्स, नीड्स वगैरह हैं, तो वो कुछ महसूस कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही है, वो फ्रस्ट्रेशन फिर वो बड़े पे निकाल देती है। बिकॉज वो बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि जो भी मेरा पति कमा रहा है वो सब मैं अपने पेरेंट्स पे खर्च कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली इन मेनी एरियाज जहाँ पे कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अर्बन इश्यूज अलग हैं, रूरल इश्यूज अलग हैं, क्लास भी बहुत अलग है, जैसे अब लो क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है एंड हाई क्लास है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सो इंडिया जो इतना डाइवर्स है उसमें उतनी ही डाइवर्स प्रॉब्लम्स है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी शुड, हमें डेवलप करना है एक अच्छा सोशल कैपिटल। मुझे लगता है सिकता कि ना सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं हम लोग ना। जैसे मोहल्ला क्लिनिक थी, वैसे जैसे निशा जी बोल रही थी, मुझे लगता है आज के टाइम पे मोहल्ला काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं फैमिलीज में आज के टाइम पे, और लोग कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। और हम तो हर रोज एज काउंसलिंग ग्रुप, करते हैं। दीपिका, इस इमोशनल आउटबर्स्ट से गुजर रहा है, बात करने के लिए कोई वो रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। सुमित जी के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि कानून क्या कहता है, क्या अधिकार है, ज़रूरी इस वक्त समझना। लेकिन निशा, जो बात दीपिका कर रही थी कि प्रॉब्लम तब ज़्यादा आती है जब जो लेडी है या फिर जो वाइफ है उसकी फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगती है। लेकिन दैट्स अ थिन लाइन, क्योंकि जब वो पेरेंट्स जो हैं लड़की के हैं या जो फैमिली से, वो नई फैमिली से जुड़ रही है, तो अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए बेहतर ही चाहेंगे, तो शायद वो इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। तो ऐसे में वाकई क्या वो गैप फिल हो पाएगा? क्या मुख्य वजह वही होती है जब ज़्यादा अग्रेसिव एक जो फीमेल पार्टनर है वो ज़्यादा हो जाती है रिलेशनशिप में या वाइफ हो जाती है, तब ये मामले इस तरह के आते हैं, इमोशनल सपोर्ट के, इमोशनल बॉन्डिंग खत्म होने के? देखिए, अगर हम एंगर को कुछ जेंडर से कोरिलेट करें तो मैं उसको गलत मानूंगी। एंगर इज ए जेंडर न्यूट्रल थिंग, वो मेन में भी होता है, वुमेन भी होता है, जिसकी भी नीड्स सप्रेस्ड होंगी, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड नीड हो, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड नीड हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड नीड हो। जैसा कि मैम ने बोला कि अर्बन साइड में अगर आपकी फाइनेंशियल नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही हैं, हम काउंसलर्स बोलते हैं सपने आपके हैं, आप उन्हें पूरा करिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर औरत सपना देख रही है तो औरत उसके लिए मेहनत करे, और मर्द सपना देख रहा है, मर्द मेहनत करे। जैसा कि दीपिका जी ने बोला, कई बार मेल्स आके मुझे बोलते हैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ ATM बनकर रह गया हूँ इस परिवार का। ये भी एक सही बात है। और सेम वे में फीमेल आके मुझे बोलती है कि मैं घर में मेड का ही काम करती हूँ। मेड मतलब टेक केयर ऑफ द फैमिली, टेक केयर ऑफ द इन-लॉज, टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, और इसको खाना कब देना है, वक्त देना है। क्योंकि आजकल अगर मैं आपको बता दूं 80% वुमेन खाना ही नहीं बनाना चाहती, और अगर आप बच्चों से पूछे वो बोले खाना क्या बनाना है, मेड बनाएगी। और हम इसे जेंडर से कोरिलेट करते हैं। मैं आज भी बोलती हूँ खाना बनाना एक स्किल सेट है जो मेल और फीमेल दोनों को आना चाहिए। आज इतना ज़्यादा अग्रेशन है सिर्फ खाने को लेकर, क्योंकि हमने खाने को जोड़ दिया है मेल के साथ, जबकि जितने भी फेमस शेफ है वो सारे मेल हैं। वो सारे के सारे मेल हैं। मिशेलिन स्टार वाले तो मेल ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वुड से हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम इसको जेंडर इशू ना बनाकर, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन गैप है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है और हमें बाउंड्रीज बनानी है रिलेशनशिप में, जिसे हम बात करते हैं बाउंड्रीज, कहाँ इन लॉज का इंटरफेरेंस स्टॉप होना चाहिए, वो मेल का भी काम है, फीमेल का भी काम है। मेरी माँ यहाँ इससे ज़्यादा तुम्हें बुरा नहीं बोल सकती, चाहे वो मेरी बहन हो, वाइस वर्सा। मेरे माँ बाप, मेरा भाई तुम्हें इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकता।
और लॉज लड़की के लिए भी उतने ही हैं जितने लड़के के लिए हैं। सो आई वुड से वो बाउंड्रीज कहाँ पुट कर रही हैं आप? उस स्पिरिचुअलिटी मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आई वुड से 23 ईयर्स ऑफ मुझे काउंसलिंग करते हो गया है, इतने केसेस में बाद भी मैं आज भी बोलती हूँ मैरिज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। देखिए दोनों को सामंजस्य बनाना पड़ता है, ऊपर नीचे रिश्ते में होता है, कभी एक की चलती कभी दूसरे की। ऐसा नहीं है कि परिवार में वुमेन की नहीं चलती, बहुत सारी बातों में वुमेन की चलनी चाहिए, बहुत सारी परिवार बातों में मेन की चलनी चाहिए। वो सामंजस्य आपने बिठा लिया तो परिवार चलेंगे। और आजकल जो जॉइंट फैमिली उनके कंसेप्ट भी डिफरेंट हो गए। पहले जॉइंट फैमिली थी जहाँ आप अपने चाचा चाची सास ससुर भाई बहनों सबके साथ है। आजकल जो जॉइंट फैमिली है वो सिर्फ है मैं, मेरा पति और मेरे अगर सास ससुर है तो वो जॉइंट फैमिली। अब वो जो जॉइंट फैमिली पहले होती वो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज हो गई है। और जो जॉइंट फैमिली आज की डेट में है भी, अगर अर्बन या स्मॉल में भी, वहाँ बिजनेसेस की वजह से, क्योंकि आपका काम का प्रोफाइल नीड कैसा यू है। सेइंग Yeah, there is a need. नीड बिल्कुल। मतलब ऐसी नीड्स में तो अगर आपके पार्टनर का अफेयर भी चल रहा होता है तो भी नहीं आप उसको सोचते कि शेयर मार्केट में शेयर गिर जाएंगे, मैं पब्लिकली आके इस इमोशन को भी क्लियर नहीं कर सकता या क्लियर सकते। आई एम रियली सॉरी बट दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी टुडे। तो मैं बिल्कुल जैसा कि सब मान रहे हैं, आप सभी मान रहे हैं, कानून है। विक्टिम अगर आप हैं, कोई भी जेंडर के हों, बच्चे हों, माता पिता हों, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कानून है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है। क्या इसी एक्ट के तहत इस तरह के मामले सुने जाते हैं और विक्टिम्स के लिए इसमें किस तरह के सेफगार्ड्स हैं? बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं एंड लाइक राइटली पॉइंटेड आउट सारे पैनल वालों ने जो बात कही है, एक तो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है एंड कुछ सर्वे हुआ था जिसमें 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स इन आवर कंट्री आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मेजरली इसमें इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ द सन्स एंड द डॉटर इन लॉज। अब जब ये इश्यूज आते हैं उसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, लाइक ऐसे कई बार प्रॉपर्टी की वजह से आते हैं, पैसे की वजह से, एंड राइटली पॉइंटेड आउट बाय द पैनल कि इट हैज़ बिकम कमर्शियल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कारण जो भी हो, एंड ऑफ द डे देयर इज सम अंडरलाइंग फैक्टर। अब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं देन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जो भी सीनियर सिटीजन है और जो भी पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे उनको ख्याल नहीं रख रहे तो पावर हैज़ बिन गिवन अंडर ये जो एक्ट आपने बताया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, उसमें दे कैन अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आपका मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है वो इस एक्ट में तो है ही। इन एडिशन टू दिस आपका सेक्शन 125 CRPC जो अब भारतीय न्याय संहिता नया वाला जो बन गया, सो प्रोविजंस उसमें भी हैं आपको लॉ में फॉर सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। सो मेंटेनेंस के इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, बाय चांस आपने अपने लाइफ टाइम पे जब ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, जैसे मेरे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपने ट्रांसफ़र कर दी अपने बच्चों के नाम पे, उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनका ये था कि मरने के बाद मिलेगी, वो आज ही मिल गया इमोशनल ब्लैकमेल करके या जैसे मर्जी। तो वही पेरेंट्स अब इस चीज़ को देखते हुए कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो दे कीप शिफ्टिंग द बॉल। एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मैटर हुआ था वेयर द जज सेड कि आप अपने माँ बाप को यू आर ट्रीटिंग देम लाइक अ पिंग पोंग बॉल, क्योंकि भाई बहन के घर भेज रहा है, बहन भाई के घर भेज रहा है, दोनों ही नहीं रखना चाह रहे। इवेंचुअली द पेरेंट्स वर सेंट टू ओल्ड एज होम, दे फाइल्ड अ केस, हाई कोर्ट में मैटर आया एंड दवाइयाँ 25,000 रुपये महीने की आती हैं। सो ये, और जब मैं गया कोर्ट में, SDM कोर्ट में जिस लगाया जा सकता था, तो मुझे वो हाथ खड़े कर देता है, मैं तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर ही नहीं कर सकता। अब 1 साल हो गया, मेरी इंसुलिन बंद पड़ी है। मैं आपसे विनती करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ, मेरी फाउंडेशन जो है आपके लिए क्राउड फंडिंग करेगी और आपको आपका जितना मदद कर सकती है अंकल हम करना चाहेंगे। बहुत बुरा लग रहा है आपकी बात सुन के, आपके बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे केसेस और ना आए, इसके लिए ना हमें एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये केस है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स यू नो, और हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जो सोशल मीडिया है उसको किस तरह से फ़िल्टर करना चाहिए, जो चीज़ें देखनी चाहिए, जो चीज़ें कॉम्प्रेहेंड करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे आप देखेंगे कि जितने सीरियल्स आते हैं उस सीरियल्स में
अगर एक विलन हो, फीमेल विलन हो, तो वही बहुत एक्साइटिंग लगता है, चाहे वो यंग वुमेन हो चाहे ओल्ड वुमेन हो। और फिर जो मूवीज़ भी हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग द सोशल मीडिया ऑल टुगेदर, ऑफ कोर्स। इसलिए मैं मीडिया के बारे में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर, जिससे कि हम सब देखते हैं। तो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे केसेस को और वी मस्ट डिस्कस एंड डिबेट, क्योंकि ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट केस है। बट इसको ना करने के लॉ में भी मुझे लगता है सकता कि ज़रूरी है लॉ में थोड़ा सा अमेंड करना, क्योंकि सर ने बिल्कुल सही बात बोली। अब जैसे आप वाइव्स का देखेंगे, रजनीश वर्सेस नेहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और भी बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं जहाँ पे एक नेचुरल वो थॉट प्रोसेस बन गया कि 25% से 30% तक तो पति की जो सैलरी है उसका पोर्शन मेंटेनेंस में महिला को, वाइफ को मिलेगा ही ना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल केपेबल ऑफ वर्किंग है, लेकिन चलिए मान लो उनको मेंटेनेंस दे दी है 30%, लेकिन ऐसे लोगों का क्या? इनको सिर्फ अगर 10,000 रुपये आप देंगे, जैसे मैं गुणवंत अंकल की बात कर रही हूँ, उनको सिर्फ 5,000 रुपये, उनको भी इतनी बीमारियां हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई है, तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। लॉ में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। किसकी बनती है इस तरह के मामलों में? जिम्मेदारी तय करना भी ज़रूरी है और जल्द से जल्द हो, क्योंकि तबीयत भी खराब हो रही, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। मैं ना इस पे ऐड करना चाहूँगा जो दीपिका जी ने कहा है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अमेंडमेंट बिल पास ऑलरेडी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। सेम एक्ट 2019 की अमेंडमेंट बिल इज पेंडिंग, जिसमें ये लोग अब काफ़ी इसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं और ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, फास्टर रिलीफ मिलेगा। बट मीनवाइल अगर आप कहते हैं कोर्ट्स के थ्रू इनको क्या रिलीफ मिल सकता है, ये एक्ट ही सिर्फ एक अकेला नहीं है, ये एक्ट स्पेशली इनके लिए बना था ताकि इनको जल्दी रिलीफ मिल जाए। कोर्ट्स में टाइम लगता है, बट अगर आप लिमिटेड, आप कह रहे हो कि अगर आपका ये है और आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं या और प्रोविजंस हैं, तो आप कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो, अलग प्रोविजंस भी हैं। नॉट ओनली दैट, आप कहते हो कि जी आज तो हमारे बच्चों ने सारी हमारी प्रॉपर्टी ले ली, पैसे ले लिए, अब मेरे पास तो वकील करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कोर्ट आपको एक फ्री लीगल एड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम लोग में चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, लौटिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ यहाँ मौजूद जो बाकी लोग हैं उनको भी सुने। हम आज का सवाल ये है, क्या बिखर जाएंगे हम लोग? क्या हम वाकई, हमारा जो फैमिली सिस्टम है बिखर रहा है? आप क्या देख रही हैं अपने आसपास, अपने समाज में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि फैमिली सिस्टम बिखर रहा है, लेकिन जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है और आज जो हम लोग हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हम 3 पीढ़ी की अगर बात करें तो हम इस बिखराव को देखते हुए हम अपने बच्चों में चेंजेस लाने के लिए हमें वो सब कुछ हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के लिए करना होगा जो हम हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि आप सिर्फ मतलब कागज़ों में लिख के, कानून में लिख के किसी को नहीं सिखा सकते हैं। ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ज्ञान जो हम करवाना चाहते हैं उसको करवाने के लिए हमें हर रोज़ हमारे घर में वो माहौल बनाना होगा, वो एग्जाम्पल सेट करने होंगे। मतलब कि देखिए, मैं खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे से चाय बनवाती हूँ कि बेटा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, चाय बना कर लेके आओ। तो मेरा बेटा मेरे लिए चाय बना के लाएगा, मैं उस चाय को पीऊँगी, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, हमें घर में वो माहौल देना होता है। ठीक है, तो ये मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमें वो सोचना है। प्रॉब्लम्स तो हैं और एन नंबर ऑफ उसके रीजंस हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। ठीक है, आज हम पेरेंट को अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ना कि इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से। तो हम बॉन्डिंग को कैसे मतलब स्ट्रेंथन कर सकते हैं? बताया कि आप अपने परिवार में क्या कर रही हैं जिससे वो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। और कोई कुछ जी, आप माइक इनको पास कर, एक बड़ी क्विकली आऊँगी मैं आपके पास दीपिका, आऊँगी। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम दर्शना है और हमारे भी कुछ सपने हैं, जैसे कि आपने बोला कि सपने वाइफ के हैं तो सपने वो पूरे करे, हस्बैंड के हैं तो वो पूरे करे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक सपना देखा था कि हमारा खुद का एक घर होना चाहिए, लेकिन मेरे जो इन लॉज़ हैं वो नहीं जाना चाहते हमारे साथ में कहीं और। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला और भगवान की कृपा से हमें भगवान ने भी साथ दिया। हमारी सोसाइटी में ही हमारा हमारी गली में ही हमें एक घर मिल गया और हमें क्या है कि हमारे पेरेंट्स भी साथ में रह गए और हमारा भी सपना पूरा हो गया। तो वही जो इमोशनल कनेक्ट है वो हमारा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल कनेक्ट और वही आधार है। आप और कौन जी, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं मीनाक्षी रस्तोगी। मैं भी आपके सामने ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे भी एक बेटा है, तो मेरे भी सपने थोड़े से ये थे कि मैं अपने बेटे को बाहर भेजूँ कनाडा, क्योंकि मेरी ननद और मेरे देवर वहीं सेटल्ड हैं। तो मेरे बच्चे ने मना कर दिया कि मम्मी आप क्यों चाहती हैं, मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ।
तो इससे अच्छी क्या बात आजकल के ज़माने में होगी कि मेरा बेटा और बहू मेरे साथ ही रहना चाहते हैं और बहुत खुश हैं। तो ये आपने कैसे मतलब ये बिल्डअप हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ? स्टेप बाय स्टेप क्या मतलब, वो बच्चे को माहौल है, ऐसा था परिवार माहौल में। ऐसा था, उसने देखा कि उसके पापा अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं। मैं तो बहुत खुश नसीब अपने को समझूंगी कि मेरा बच्चा मेरे साथ है और बहुत ध्यान रखता है। So my name is Shreya and currently I am a teenager and I'm truly blessed and like I am so happy कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ऐसी एक जॉइंट फैमिली दी है जहाँ पे मुझे दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची सबका प्यार मिलता है एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड और मैं उसके लिए इतना खुश हूँ ना। और मतलब मेरे को बाहर के बच्चे बोलते हैं ना कि तू जॉइंट फैमिली में रहती तू कितनी खुश रहती है। आई एम लाइक हाँ बहुत, मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि वहाँ का प्यार मिलता है। और वहीं मैंने इतनी फैमिलीज देखी हैं, मतलब बहुत क्लोजली देखी हैं कि जहाँ पे वो रह रहे हैं दादा दादी के साथ लेकिन उनको दादा दादी वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हम जो है बोलते हैं कि हमें फैमिली में सिखाना चाहिए, लेकिन वहीं जब हम अगर सोशल लाइफ देखें ना तो बाहर के बच्चे जो हमारे माइंड में इंकलकेट करते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बड़े लोग ऐसे करते हैं, जिनके पास दादा दादी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं माइंड्स पे। तो उसकी वजह से वो अपने दादा दादी को उसी वे में ट्रीट करते हैं और फिर मतलब जो रहते हैं साथ में उनको भी अलग सेपरेट कर दिया जाता है। बिल्कुल। राजा लक्ष्मी जी, जो आप बात कह रही थी कि कोशिश हमारे परिवारों में हमसे होनी चाहिए और हमने यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन सुना, ये सभी कोशिशों का ही नतीजा है कि वो इमोशनल कनेक्ट जो है परिवार में अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने इन लॉज के प्रति, पति पत्नी के एक दूसरे के साथ, बच्चों में, ग्रैंड किड्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में बना रहे। तो कोशिश खुद से ही होनी होगी क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि समाज क्या है, समाज हमसे बना है, हम समाज से बने हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी है आज हमारे आसपास उसको किस तरह से समझना, ये सिर्फ आप पे निर्भर रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो कॉम्प्रहेंड कर रहा है वो ऑफकोर्स फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं यंग गर्ल्स के साथ रोज़ इंटरेक्ट करती हूँ और मैंने देखा है और मैं हमेशा उनसे ये बोलती हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल हमारे सोसाइटी में कुछ नए वर्ड्स आ गए हैं, दैट पैटर्निटी लीव, जो कि इससे ये कहता है कि सिर्फ औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट इवन मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैटर्निटी लीव। दूसरा, वी आर एक्सपेक्टिंग, यानी जो बच्चा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर डूइंग। और जैसे बोलते हैं कि अगर आप एड्स देखें उसमें ये भी दिखाते हैं कि एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चाइल्ड को सिखा रहा है किस तरह से कपड़े धोते हैं, किस तरह से किचन का काम करते हैं। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे सामने, उसको देखना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस, लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी एक नई चीज़ देखते हैं वो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और जो पसंद नहीं है वो भी शेयर करना चाहिए, बोले। इज दैट द करेक्ट वे? यस। टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं जो बच्चे करते हैं, बिना मांगे हम उनकी हर डिमांड्स को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटस से रिलेटेड हो, चाहे वो आप बिल्कुल लो सोशल स्टेटस पे चले जाए, चाहे वो अपर क्लास में चले जाइए। जब आप चीज़ों को बिना मांगे दे देते हैं तो बच्चों को आदत पड़ जाती है हक की। परसों मैंने एक वीडियो देखा सिकता, जिसमें एक रिटायर्ड कमिश्नर थे जो कि ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, और वो कह रहे थे कि शायद एक बदलाव हम लोग को या बुज़ुर्गों को भी अपनी सोच में लाने के लिए ज़रूरी है कि ओल्ड एज होम में रहना कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है, टैबू नहीं है। और सिकता, हम लोग हर रोज़ इस तरह के केसेस देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे कपल्स, बल्कि हस्बैंड्स कभी कभार आते हैं हमारे एनजीओ में, बोलते हैं कि प्रॉब्लम मेरी वाइफ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे ही पेरेंट्स हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हम लोग वीकेंड पे मूवी देखने चले जाएं तो उनको प्रॉब्लम है, हम अगर कभी लेट घूम कर आ जाएं तो उनको प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ी इंडियन मेंटालिटी है कंट्रोल की, पावर की, फैमिली इक्वेशंस में ही, कि सास सोचेगी कि बहू ऐसे ही बिहेव करे, बहू सोचेगी सास ही ऐसे बिहेव करे, पेरेंट्स सोचेंगे कि हम पेरेंट्स हैं, जस्ट बीइंग पेरेंट्स वी हैव एन ओनरशिप ऑफ आवर किड्स। आई थिंक दैट्स आल्सो रॉन्ग मेंटालिटी। और आजकल ऐसे भी कॉन्सेप्ट सब आ गए हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ क्रिएट करी जा रही हैं फॉर द एल्डरली। तो मुझे लगता है वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि देखिए जनरेशन गैप है,
मैं अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय नहीं कर सकती हूँ, दैट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि उनकी लाइकिंग्स अलग हैं, उनके टेस्ट्स अलग हैं, मैं एक अलग तरह की चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। तो अगर उस सिचुएशन में अगर अलग भी रह लें पेरेंट्स, स्पेस दें और कनेक्टेड रहें, प्यार रहना जरूरी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको और इस चर्चा को सुन रहे हैं, बहुत सारे कनेक्ट भी कर रहे होंगे, बहुत सारे उस अनुभव से गुजर रहे होंगे जो ग्रोवर जी गुजर रहे हैं, आप बहुत छोटे में इस वक्त वो क्या करें? स्निग्धा जी, आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से एक चीज़ मैं सारे पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स को सलाह देना चाहूँगा लीगली, अपने लाइफ टाइम पे किसी भी इमोशन में, प्रेशर में, इन्फ्लुएंस में आके अपने लाइफ टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे ना करें। मैक्सिमम एक विल बनाए, विल आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके मरने के बाद। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर आपने कर लिया तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और विल जो है, लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाना है, नहीं, आप सिंपल प्लेन पेपर पे भी अगर अपना लिख देते हैं, 2 विटनेसेस के सामने इसको साइन कर देते हैं, इट बिकम्स अ वैलिड विल इन द आइज ऑफ लॉ। तो विल ज़रूर बनाएं अपने लाइफ टाइम पे, प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपने बच्चों के नाम पे किसी भी इमोशन में आकर ट्रांसफ़र ना करें। तो सकता एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जो मैम ने बोला मोबाइल फोन, कई बार क्या हम हो करते हैं, एक पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में हम शिफ्ट नहीं होते परिवार के साथ टाइम स्पेंड, पर अगर हम परिवार के साथ बैठे हैं तो एक दूसरे से कितना बात कर रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं तो वो क्वांटिटी ऑफ टाइम है, हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे। जो मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है, 4 लोग खाने की टेबल पर बैठे, जो लगाव, जो जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आज हम लोग में चर्चा थी कि क्यों बिखर रहे हैं हम लोग, और हमारे पैनलिस्ट और यहाँ मौजूद हमारे सभी ये साथी यही मानते हैं कि अगर हम बिखर रहे हैं तो जुड़ाव का, हमारे प्यार का, एक दूसरे को साथ लेकर चलने का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो हमारे परिवारों से ही आएगा, हमारे समाज से भी आएगा। इसलिए कोशिश हर एक शख्स की है, चाहे वो माता पिता हों, बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, 2 भाई ही क्यों ना हो, 2 बहनें ही क्यों ना हो, इमोशनल कनेक्ट बनाइए, क्योंकि यही बिखराव को एक बार फिर जुड़ाव में बदलेगा। आज हम लोग में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।